हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, वहां पे आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स को। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन पहुंचाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से पहले लाइक करो। और इसी बात पे शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में, इस सेशन में आपके पास सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर कह सकते हो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कई क्वेश्चंस चैप्टर के बीच में भी अवेलेबल होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये सेशन में आपको सारे ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। एंड ये सेशन आप मान लो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिविजन के लिए सेशन है, कि आपने एक बार चैप्टर को अच्छे से समझ लिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। सो स्टूडेंट्स, इस कह सकते हो सेशन में अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट बात लगे तो फटाफट उसे नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में और अच्छे से समझो। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट डज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वेयर डज सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सो स्टूडेंट्स, नाम में लिखा है सेल्यूलर, यानी कि सेल में होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि वेयर डज सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, सो करेक्ट आंसर इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। इज दैट क्लियर? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर से, फिर हम शॉर्ट, फिर हम लॉन्ग पे आएंगे। Now, question number 2 is what is aerobic respiration? So, जब respiration ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम कहते हैं aerobic respiration। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज, यानी कि विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कॉमन यूजेस ऑफ ईस्ट? तो ईस्ट हमें पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कराता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करा देता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस दौरान एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और ये जो इथेनॉल है ये हम यूज करते हैं बियर और वाइन इंडस्ट्री में। इज दैट क्लियर? और ईस्ट हम बेकरी आइटम्स में भी यूज करते हैं। सो ये सारे यूजेस हैं किसके? ईस्ट के। ठीक है स्टूडेंट्स, सो करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। Some common uses of yeast is wine and beer. Is that clear? चलो, question number 4, name an organisms that can survive in the absence of air. ऐसे organisms जो survive कर सकते हैं air के बिना, यानी कि ऑक्सीजन के बिना। और ईस्ट इसका एग्जाम्पल है। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो सरवाइव कर लेते हैं विदाउट ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या होता है स्टूडेंट्स? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जब भी ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तो उस दौरान जिस तरीके का रेस्पिरेशन होता है उसको हम कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू अर्थवॉर्म्स ब्रीथ? अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं? तो अर्थवॉर्म स्किन से ब्रीथ करते हैं, इसीलिए उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं।
सो अर्थ वॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, और इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्किन की मदद से रेस्पायर करते हैं, उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज अ ब्रीथ मीन? ब्रीथ क्या होता है? सांस। तो जब भी हम सांस लेते हैं वो ब्रीथ होता है। ब्रीदिंग क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया, यानी कि सांस लेने की प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। सो अ ब्रेथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। इज दैट क्लियर? और ब्रीदिंग क्या होगी? Breathing is the process of inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. Is that clear? चलो. Now, what is a cell? Cell is the smallest structural and functional unit of life. क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो सेल होते हैं, ये सेल मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और जब ये कई सारे ऑर्गन हो जाते हैं तो ये सिस्टम बनाते हैं। ठीक है? और ह्यूमन बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, और ये ऑर्गन का सबसे छोटा यूनिट, कई सारे जो ऑर्गन्स हैं उसके जो सबसे छोटा यूनिट है वो होते हैं सेल। और सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, वो एनर्जी कहाँ बनती है? सेल के अंदर। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? ये ग्लूकोज वही खाने से आता है जो आप खाते हो, और ये खाना जो स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में सेल में, जैसे ही ऑक्सीजन आ जाता है सो ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इस दौरान रिलीज होती है एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। और इसी को ही खर्च करके हम एनर्जी या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जी जो हमें सोने में, खाने में, पढ़ने में, याद करने में, लिखने में, जिस भी फॉर्म में एनर्जी चाहिए, जो भी एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? सेल के अंदर। तो अगर कोई ऑर्गन को फंक्शन करना है तो सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और सेल कैसे प्रोड्यूस करेगा? जो खाना हमने खाया वो ग्लूकोज के फॉर्म में सेल में जमा हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन आता है, जो हम रेस्पिरेशन की मदद से लेते हैं, ब्रीदिंग की मदद से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो इस सेल तक पहुंचता है। ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस दौरान रिलीज होती है एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, नाउ a cell is the smallest structural and functional unit of an organisms. Now moving towards our next question, question number 8. What are all organisms made of? क्या है ऐसी चीज जो सारे ऑर्गेनिजम्स मिले हैं? तो छोटे छोटे सेल से मिलके बने हैं। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स विच आर नोन एज सेल्स। और यही सेल्स मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, यही ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, यही सिस्टम ह्यूमन बॉडी कंस्टिट्यूट करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के पास क्या है? सो बर्ड्स के पास लंग्स होते हैं in their chest cavity like human beings. Is that clear? So birds do have lungs for breathing. Now question number 10, what forms the floor of the chest cavity? The floor of the chest cavity is formed by a muscular sheet called as diaphragm. तो डायफ्राम की स्पेलिंग DIAPHRAGM होती है। इसको प्रोनाउंस हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम इज अ मस्कुलर पार्ट जो फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी बनाता है। इज दैट क्लियर? चलो,
क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू फ्रॉग ब्रीथ? तो फ्रॉग्स के पास लंग्स भी है, स्किन भी है, ठीक है, तो फ्रॉग्स दोनों से ब्रीथ करते हैं. सो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स सेम एज ह्यूमन बीइंग्स. टू ब्रीथ एयर दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी. सो फ्रॉग्स अपने लंग से भी ब्रीथ कर सकते हैं, फ्रॉग्स अपनी स्किन से भी ब्रीथ कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. अब आपको ऐसे एनिमल्स बताने हैं जो लंग्स की मदद से ब्रीथ कर पाते हैं. सो अभी हमने देखा बर्ड्स अपनी लंग्स की मदद से ब्रीथ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, snakes, lizards, birds have lungs in their chest cavity and just like human beings and they breathe through them. Is that clear? चलो. Why do mountaineers carry oxygen with them? क्यों mountaineers ऐसे इंसान होते हैं जो माउंटेन्स को क्लाइम करते हैं, उनको हम माउंटेनियर्स कहते हैं? क्योंकि इसका एक सिंपल आंसर है, ऑक्सीजन का लेवल ऊपर माउंटेन के टॉप पे कम होता है ग्राउंड के कंपैरिजन में. क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम है इसीलिए उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए. ऑक्सीजन उन्हें अगर चाहिए तो उसके लिए सिलेंडर्स कैरी करने पड़ेंगे, इसीलिए वो सिलेंडर को कैरी करते हैं. So mountaineers carry oxygen with them because the amount of air available to a person is less than that available on the ground. क्योंकि वो लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो ग्राउंड में है उस लेवल का ऑक्सीजन माउंटेन की चोटी पे नहीं रहता, टॉप पे नहीं प्रेजेंट रहता, इसीलिए उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन का सप्लाई जितना उन्हें चाहिए उतना मिलता रहे. Question number 14, why should we cover our nose while sneezing? क्योंकि स्टूडेंट स्नीजिंग क्यों करते हैं हम? क्योंकि जैसे ही डस्ट पार्टिकल हमारे नोज पे जाती है हमारी नोज इरिटेट हो जाती है और उस इरिटेशन की वजह से उसको डस्ट को बाहर निकालना होता है. तो हम क्या करते हैं, स्नीज आउट कर देते हैं सारी की सारी डस्ट. अब ये क्या होता है, जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल हमारी नोज में गया हमारी आईज क्लोज होती है, फिर हम डीप इनहेल करते हैं और फिर हम फोर्स एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि हम इतनी तेज प्रेशर में एक्सहेल करते हैं कि सारी की सारी डस्ट हमारी नोज से बाहर चली जाए. तो जब हम एक्सहेल करेंगे, स्नीज आउट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, डस्ट होगी. और अगर कोई हमारे सामने खड़ा है तो वो डस्ट से इन्फेक्ट हो सकता है. सो इन्फेक्शन को रोकने के लिए टू कंट्रोल द इन्फेक्शन हम स्नीजिंग के टाइम पे अपना हाथ नोज के पास रखते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल दूसरे इंसान को कंटामिनेट ना करे. इज दैट क्लियर? चलो. When we sneeze, we should cover our nose so that the foreign particles we expel out are not inhaled by other person. और दूसरा सामने वाला जो खड़ा है इंसान वो इन्फेक्शन उसको इन्फेक्ट ना हो, हमारे डस्ट पार्टिकल्स उस तक ना पहुंच जाएं, इसीलिए अपने हाथों से नोज को हमेशा कवर करना चाहिए स्नीजिंग के टाइम पे. इज दैट क्लियर? चलो. Now next question number 15, how does respiration occurs in earthworm? तो हमें पता है respiration skin से होता है इसीलिए उसे हम cutaneous respiration कहते हैं. So earthworm breathe through their skins. The skin of the earthworm is very moist or slippery. And students, जो gases का exchange earthworm करता है वो अपनी moist skin की मदद से ही करता है. ठीक है? Now question number 16, what role does hair present in the nasal cavity play in the process of respiration? So जो air हम लेते हैं when we inhale the particles get trapped और ये जो particles है ये hair में trap हो जाते हैं जो कि हमारी nasal cavity में present रहते हैं. Thus the hair present in the nasal cavity filters the air. So जो dust होती है वो trap हो जाती है इन hair particles में और इस तरीके से हमारी जो air हम लेते हैं वो filter हो जाती है. तो जब भी हम air लेते हैं तो dust particles trap हो गए और जो filtered fresh air है वो हमारी nose की मदद से, trachea की मदद से lungs तक पहुंच जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स? चलो. Now, question number 17, what is normal range of breathing rate per minute in an average person at rest? Normal breathing rate क्या होता है? 15 to 18 per minute.
जो कि एक एवरेज इंसान का रहता है. सो ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स अप टू 15 to 18 पर मिनट. अब मैं बार बार रेस्ट क्यों बोल रही हूँ? रेस्ट क्योंकि यही अगर आप एक्सरसाइज करोगे सो ये ब्रीदिंग रेट 25 पर टाइम्स पर मिनट इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है. सो उस टाइम पे हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है 25 तक. बट जब हम रेस्ट पर होते हैं, हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 15 to 18 पर मिनट रहता है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 18. Why do we get muscle cramps after heavy exercise? क्यों हैवी एक्सरसाइज करने के बाद हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं? इसका सिंपल आंसर है क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है. ये लैक्टिक एसिड तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी मसल्स में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा अच्छे से, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है. सो उस केस में हमारी बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से कह सकते हो के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन के बिना ही रेस्पिरेशन करने लगते हैं. और उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जहां पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है. सो द क्रैम्प्स अकर व्हेन द मसल सेल्स रिस्पायर एनएरोबिकली. तो क्रैम्प्स तब होते हैं जब हमारी मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है. और ये जो पार्टिकल्स हैं ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मसल का क्रैम्प होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जब भी हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे रिब्स डाउनवर्ड मूव करते हैं और डायफ्राम अपनी जगह पे वापस आ जाता है. So during exhalation, ribs move downwards and the diaphragm moves up. जहां पे वो अपनी जगह पे है वहां पे वो वापस आ जाता है. This reduces the size, क्योंकि जब हम inhale करते हैं तो हम साइज को इंक्रीज करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो साइज वापस से डिक्रीज हो जाता है. एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग. और इसी तरीके से एयर जो रहती है वो अपने लंग्स के बाहर नॉस्ट्रिल्स की मदद से निकल आती है. ठीक है. Coming to question number 20. What happens during inhalation? अब inhalation के टाइम पे हमारे ribs moves outward, diaphragm moves downward and chest cavity increases और सारी की सारी ऑक्सीजन अंदर चली जाती है. So during inhalation, ribs move up and outwards, diaphragm moves down and this movement increases the space. इससे space increase हो जाती है and air rush कर जाती है lungs के अंदर और lungs fill हो जाते हैं air से. Is that clear? चलो क्वेश्चन नंबर 21. अब लॉन्ग आंसर्स की बारी आ गई है स्टूडेंट्स. नाउ व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी? अब जब भी हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी सारा का सारा ऑक्सीजन यूज करके ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है. लेकिन अब हमारी बॉडी में सारी एनर्जी हमने इस्तेमाल कर दी एक्टिविटी को करने में. सो इसीलिए हमें ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है और एनर्जी भी बहुत यूटिलाइज हो चुकी होती है. सो when we need extra energy we breathe faster. और इसीलिए जब हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो हम अपना ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देते हैं ताकि सारा का सारा ऑक्सीजन आ जाए. एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड और इसी वजह से सारा का सारा ऑक्सीजन सेल्स में चला जाता है ताकि वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए. इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. और फूड जो हमने खाया होता है वो तो सारा कन्वर्ट हो गया ना एनर्जी के फॉर्म में. सो अब सारी की सारी एनर्जी रिलीज हो गई, लेकिन अब हमारी बॉडी को भूख लगने लगती है ताकि एनर्जी वापस से आ जाए ड्यू टू रैपिड ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. और क्योंकि सारा का सारा खाना यूटिलाइज हो गया एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, इसीलिए हमें भूख लगती है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो जब भी हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं हमारे सेल्स में जो ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है
उसमें ऑक्सीजन की मदद से उसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो खाने को हमने कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में, तो सारा खाना तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो एनर्जी तो हमने एक्सरसाइज करने में यूज़ कर ली। अब हमारे से फूड जो फूड है जो हमने खाया वो तो सारा यूटिलाइज हो गया, लेकिन अब और खाना चाहिए, तो इसीलिए हमें भूख लगती है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन? तो जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल और वाटर में, और ये सेल के अंदर ही होता है, लेकिन इसमें एनर्जी जल्दी प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जल्दी प्रोड्यूस होती है। कहाँ कहाँ देखा जाता है ये? तो ये हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ईस्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ये ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन के बिना ही एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, जिसका मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। So food can also be broken down without using oxygen. This is called as anaerobic respiration. Breakdown of the food releases energy. और anaerobic respiration में जो आपको याद रखना है वो है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा किसमें स्टूडेंट्स? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा अल्कोहल या इथेनॉल, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे ग्लूकोज का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस दौरान रिलीज होती है एनर्जी। Is that clear? So in this case glucose is broken down into alcohol and carbon dioxide और इस दौरान रिलीज होती है एनर्जी। ये कहाँ देखा जाता है? तो ईस्ट में देखा जाता है, मसल्स में देखा जाता है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। Is that clear? चलो। So question number 23, do plants also respire? Yes, they do respire students. So like other living organisms, plants भी respire करते हैं for their survival. They also take in oxygen और वो भी ऑक्सीजन को inhale करते हैं from the air and they give out carbon dioxide जो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन प्रोसेस है, और इसी दौरान सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, और जो प्लांट सेल्स में ग्लूकोज है वो इस ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होता है, और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इज दैट क्लियर? और अनलाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन प्लांट्स में डे टाइम, नाइट टाइम, सभी टाइम पे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, सो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं जिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, when we release our breath after holding it for the some time, we had to breathe heavily. Why it was so? So students, जब भी हम अपनी सांस को होल्ड करके रखते हैं और जैसे ही हम हाथ छोड़ेंगे हम बहुत तेज सांस लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हमने सांस होल्ड करके रखी तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, और टू रिस्टोर दैट ऑक्सीजन लेवल हम बहुत हेवीली ब्रीथ करते हैं ताकि हम काफी सारा ऑक्सीजन इनहेल कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स? सो
This is so because whenever we need extra energy, we breathe faster. और ये तो हमने देखा ही है कि जब भी हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम ज़्यादा तेज़ सांस लेते हैं। ये हमें हेल्प करता है बस, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एयर से यूटिलाइज कर सकें। तो जब भी हमारी बॉडी को कोई भी एक्सरसाइज, वॉकिंग, भागने की, जिमिंग, रनिंग, कभी भी स्विमिंग, जब भी हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सो उस टाइम पे हम बहुत तेज तेज सांस लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर पाएं। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल, और ज़्यादा एनर्जी यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन सेल को चला गया। सेल वो सारा एनर्जी, सारा ऑक्सीजन लगा देता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो, और वापस से उसको रिस्टोर करने के लिए हम डीप सांस लेते हैं ताकि हम वापस से ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स के पास स्पाइरकल्स हैं जिसकी मदद से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। सो इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं फॉर गैस एक्सचेंज। अब ये जो ट्रैकिया तक हमारी सांसें, कह सकते हो ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंसेक्ट्स के लोअर बॉडी में स्मॉल होल्स रहते हैं जहाँ से एंटर करती है। सो ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू द स्पाइरकल्स। ये जो ऑक्सीजन रिच एयर है ये स्पाइरकल्स की मदद से रश करती है इनटू द ट्रैकिया। सो मेन जो ऑर्गन है जो इंसेक्ट्स का गैस की एक्सचेंज करने में होता है वो है ट्रैकिया। तो मेन अगर क्वेश्चन आए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है इंसेक्ट्स में, तो आप कहेंगे ट्रैकिया। लेकिन ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया तक कैसे आएगा, उसका आंसर आप कहेंगे स्पाइरकल्स की मदद से ये ट्रैकिया तक पहुंचता है। इट डिफ्यूजेस टू द बॉडी, और ट्रैकिया इसको पूरी बॉडी में फिर डिफ्यूज करता है एंड रीचेस एवरी सेल, और फिर वो हर सेल तक पहुंचता है ऑक्सीजन। सेल में वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से डिफ्यूज होगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाएगा स्पाइरकल्स में, और स्पाइरकल से बॉडी के बाहर। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैकिया, और इसी तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल से निकल के ट्रैकिया तक जाएगी, ट्रैकिया से निकल के स्पाइरकल्स से बॉडी के बाहर। सो बॉडी के लेना बाहर करना स्पाइरकल्स पे होता है, लेकिन मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो होता है वो ट्रैकिया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो मेन इंसेक्ट्स का गैस एक्सचेंज साइड इज ट्रैकिया, बट एयर इनहेल और एक्सेल हम स्पाइरकल से करते हैं, और ये जो इंसेक्ट्स हैं वो एयर इनहेल एंड एक्सेल स्पाइरकल्स की मदद से करते हैं। Now question number 26, when and where does anaerobic respiration occurs in humans? So anaerobic respiration occurs, देखो दो चीजें बतानी है आपको, when और दूसरा बताना है where. So when जब एनर्जी का डिमांड हाई है, जब एनर्जी डिमांड इज हाई, ठीक है, एंड ऑक्सीजन सप्लाई इज लो, ऑक्सीजन सप्लाई इज लो। तो इस कंडीशन में, तो जब भी आपसे पूछा कब हमारी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, कब हमारी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो आप कहेंगे जब हमारी बॉडी में एनर्जी का सप्लाई ज़्यादा है कोई भी एक्सरसाइज के दौरान। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी का डिमांड हाई रहता है, और दूसरी चीज क्या होती है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। और अगर यही आपसे पूछे वेयर, तो कहां होता है ये ह्यूमंस में, मसल्स में। मसल्स में होता है, क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं और हम एक्सरसाइज के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन हम कह सकते हो सिर्फ एक ही अमाउंट तक ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एनर्जी के लिए आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन एक लिमिट तक नहीं हम ले सकते, तब क्या होगा, अभी भी एनर्जी का डिमांड हाई है लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई कम है। उस टाइम पे हमारी मसल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विदाउट ऑक्सीजन,
वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू लैक्टिक एसिड। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में। सो मसल्स में जो ग्लूकोज रहता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और ये लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो दोनों क्वेश्चंस का आंसर है व्हेन, जब हमारी बॉडी में ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनर्जी का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए और हमारे पास ऑक्सीजन इतना सफिशिएंट नहीं है, देयर इज नॉट इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उस केस में हमारी एनर्जी को हमारी बॉडी को एनर्जी मिलते रहे ताकि एनर्जी की कमी ना हो। हमारी जो मसल्स हैं वो ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देते हैं, और वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देंगे किसमें, लैक्टिक एसिड में। इज दैट क्लियर? चलो, so during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand of energy is high. तो जब हम भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, जिमिंग, वेट लिफ्टिंग, तो हमारी बॉडी में एनर्जी का जो डिमांड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस दैट एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन इतनी सारी एनर्जी बनाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो कम हो जाता है। सो हमारे मसल्स उसको कंट्रोल करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ऑक्सीजन के बिना ही एनर्जी बना दूंगा। सो उस केस में एनर्जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से प्रोड्यूस होने लगती है, और तब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है और हमारा ग्लूकोज का तो तोड़ना है। बेसिकली एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। अब ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकल गई, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जब ऑक्सीजन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं है लेकिन एनर्जी चाहिए तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। आपको बेसिकली एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है, लेकिन अब अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, इतना अवेलेबल ही नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के मसल्स में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि एनर्जी का जो डिमांड है वो पूरा हो पाए। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, coming to question number 27, what is the percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air? So when we exhale, we breathe out less oxygen but more carbon dioxide. जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कम ऑक्सीजन छोड़ते हैं एज कंपेयर टू जब हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। सो इनहेल्ड की जो एयर होती है वो ऑक्सीजन में ज़्यादा रहती है अप टू 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम रहता है 0.04%। जब हम एक्सेल करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा रहता है जो होता है 4.4%, और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो होता है, कई बार ऑक्सीजन कह सकते हो भी निकलती है बट अराउंड 16.4% एयर निकलती है। बट कंपेयर करा जाए इनहेल्ड एयर से तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सेल करते हैं हम व्हेन वी डू दी एक्सेलेशन। इज दैट क्लियर? चलो, question number 28, why do we get relief from cramps after hot water bath और मसाज? क्यों हमारे जो हॉट वाटर बाथ हम लेते हैं उससे हमारा मसल क्रैम्प्स ठीक हो जाता है? क्योंकि हॉट वाटर ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देता है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन पहुंच रहा है। ऑक्सीजन अगर पहुंच रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो अच्छे से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज शुरू हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अपने आप लैक्टिक एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा और दर्द भी चला जाएगा। सो मेन रीजन इज हॉट वाटर बाथ इंक्रीजेज द ब्लड सप्लाई। So hot water bath और massage improves the circulation of the blood. As a result, the supply of oxygen to the muscle increases. और इसी वजह से जो मसल्स में सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि ब्लड ज़्यादा पहुँच रहा है इसलिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा पहुँच रहेगा।
the increase in the supply of oxygen results in complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide और water। और क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच गया तो अच्छे से क्या होगा, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा एंड वहां पे ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होगा, ना कि लैक्टिक एसिड में होगा। Thus we get relief from cramps after hot water bath। और क्योंकि लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन कम हो गया, लैक्टिक एसिड का अमाउंट कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो गया क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा। तो जैसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा अपने आप दर्द कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। Now question number 29, why do we often sneeze out when we inhale a lot of dust? जब भी हम डस्ट इनहेल करते हैं क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स इरिटेट करते हैं हमारी नोज को, क्योंकि वो नोज को इरिटेट करेंगे तो हम फोर्स एक्सलेशन करके सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स बॉडी के बाहर स्नीज आउट कर देते हैं, बॉडी नहीं नोज के बाहर स्नीज आउट कर देते हैं। So when we inhale a lot of dust laden air, the particles, जब भी हम inhale करते हैं डस्ट वाली, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज में, उसमें जाके चिपक जाते हैं क्योंकि उसका काम ही यही है कि वो फिल्टर करता है एयर को। तो हेयर पे जाके डस्ट पार्टिकल चिपक गए, अब बहुत इरिटेशन होने लगती है, तो उस इरिटेशन की वजह से हम स्नीज आउट करते हैं ताकि सारी के सारी डस्ट पार्टिकल्स अपनी नोज के बाहर निकल जाए। So the particles get trapped in the hair present in a nasal cavity, और वो जो particles हैं वो hair में चिपक जाते हैं जो हमारी nasal cavity में present रहती है। Sometimes these particles may get past the hair nasal cavity, कई बार तो वो पास भी हो जाते हैं, निकल जाते हैं अंदर की तरफ, लेकिन कई बार हमारी नोज को बहुत इरिटेट कर देते हैं और जिस वजह से हम बहुत ही तेज छींकते हैं, स्नीज करते हैं, और स्नीजिंग की मदद से सारा फॉरेन पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स हम अपनी नोज के बाहर एक्सपेल आउट या एक्सेल आउट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? Coming to question number 30, how does respiration occurs in plants? कैसे होता है respiration in plants? So plants, each part of plant के पास अलग अलग कह सकते हो specialized structures हैं जो उनकी respiration में मदद करते हैं। जैसे कि जो हमारे roots हैं वो जो सॉइल में कह सकते हो होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी मदद से वो ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं। और जो लीव्स हैं उनके पास स्टोमेटा होते हैं, जो हमारे स्टेम्स हैं उनके पास लेंटिसेल्स होते हैं। सो ऐसे हर कह सकते हो प्लांट के पार्ट के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में। So all plants, in plants, each part can independently take in oxygen, और हर पार्ट ऑक्सीजन को ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट कर सकता है। रूट लेता है विद इन दी, जो रूट्स होते हैं वो सॉइल की मदद से करते हैं, सॉइल में जो कह सकते हो एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। लीव्स के पास स्टोमेटा है जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन लेते हैं। एंड साथ ही साथ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बेसिकली जब ये ऑक्सीजन प्लांट के सेल तक पहुंच जाता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है जो प्लांट यूटिलाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? सो प्लांट के पास कोई लंग्स नहीं है, लेकिन प्लांट के हर पार्ट के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो उसको रेस्पिरेशन में मदद करता है। अनलाइक फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स रेस्पायर डे टाइम में भी करते हैं, नाइट टाइम में भी करते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो, सो इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैग्नेट ब्रेन स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई नीड नहीं है स्टूडेंट्स। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो।
आपको बस इस ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन को क्लिक करना है। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल अवेलेबल है यूट्यूब पे। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश जैसे और भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से लाइक करो स्टूडेंट्स, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।